जब भी देश की इकॉनमी सुस्त पड़ती है तो हम अखबारों में और टीवी पर दो बातें सबसे ज्यादा सुनते हैं। पहली कि लोगों को ज्यादा खर्च करना चाहिए ताकि बाजार में डिमांड बढ़े, और दूसरी कि कंपनियों को नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना चाहिए, मतलब ताकि नौकरियां पैदा हों। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर असल सवाल ये है कि कोई इंसान या कोई बिजनेस ये फैसला लेता कैसे है। आज हम इसी पहेली के दो सबसे अहम हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एग्जाम बी के कुछ स्टडी नोट्स हैं और हमारा मकसद है इकोनॉमी के दो सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना, कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। बिल्कुल। और इन दोनों को समझने की चाबी हमें एक बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने दी थी। उन्होंने बताया कि किसी भी देश में मतलब कितनी आमदनी होगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की तरक्की की रफ्तार क्या होगी, ये सब इन्हीं दो ताकतों के खेल पर निर्भर करता है। तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो चश्मा है जिससे हम सरकार की नीतियों और आर्थिक उतार चढ़ाव के पीछे की वजहों को देख सकते हैं। तो चलिए कहानी के पहले किरदार यानी कंजम्पशन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो लोगों के खर्च से शुरू करते हैं। ये तो बहुत साफ सी बात लगती है कि जैसे जैसे किसी की आमदनी बढ़ती है उसका खर्च भी बढ़ता है। इसमें और क्या गहराई है? गहराई इस बात में है कि खर्च आमदनी के साथ साथ किस रफ्तार से बढ़ता है। क्या आमदनी दोगुनी होने पर खर्च भी ठीक दोगुना हो जाता है? या कुछ और होता है? एग्जैक्टली। इकोनॉमी का सारा खेल इसी रफ्तार में छिपा है। इसे समझने के लिए अर्थशास्त्री दो खास टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एपीसी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी। एपीसी और एमपीसी। हाँ, चलिए पहले एपीसी को समझते हैं। ये क्या बताता है? एपीसी हमें एक कह सकते हैं बड़ी तस्वीर दिखाता है। इसका सीधा सा फॉर्मूला है, कुल खर्च को कुल आमदनी से भाग दे दीजिए, C/Y। C/Y, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। जी, ये बताता है कि कोई व्यक्ति अपनी पूरी आमदनी का औसतन कितना प्रतिशत हिस्सा खर्च कर रहा है। अच्छा, जैसे अगर कोई 50,000 कमाता है और 40,000 खर्च करता है तो एपीसी हुआ 0.8। बिल्कुल, 80%। ये तो एक एवरेज हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि असली कहानी तो बदलाव में है। जैसे अगर किसी को बोनस मिलता है या सैलरी बढ़ जाती है तो वो उस एक्स्ट्रा पैसे का क्या करता है? क्या वो उसे पूरा उड़ा देता है या कुछ बचाता भी है? आपने बिल्कुल सही नस्त पकड़ी है। और यहीं पर एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हीरो की तरह एंट्री लेता है। हीरो की तरह? हाँ, एमपीसी सिर्फ बढ़ी हुई या एक्स्ट्रा आमदनी को देखता है। इसका फॉर्मूला है, खर्च में कितना बदलाव आया मतलब डेल्टा सी, उसे आमदनी में आए बदलाव यानी डेल्टा वाई से भाग दे दीजिए। तो ये हमें बताता है कि बढ़े हुए हर एक रुपए में से कितने पैसे खर्च हुए। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो एमपीसी है इसकी कोई सीमा होती है? क्या ये 2 हो सकता है, मतलब बढ़ी हुई आमदनी से 2 गुना खर्च कर दें? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच ही रहता है। 0 और 1 के बीच? हाँ, सोचिए, अगर आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा मिले तो आप ज्यादा से ज्यादा पूरे 100 खर्च कर सकते हैं। तब एमपीसी 1 होगा। सही। या आप कम से कम कुछ भी खर्च नहीं करेंगे और सब बचा लेंगे, तब एमपीसी होगा 0। आप 100 रुपए की अतिरिक्त कमाई पर 200 रुपए तो खर्च नहीं करेंगे, इसलिए ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। यह आमदनी और खर्च का रिश्ता तो समझ आ रहा है, लेकिन क्या इसे मापने का कोई मजबूत तरीका है? नोट्स में एक फॉर्मूले का जिक्र है, C=A+BY। ये देखने में तो स्कूल के मैथ्स जैसा लगता है, पर इसमें पूरी इकोनॉमी का राज कैसे छिपा है? ये फॉर्मूला केन्स के विश्लेषण का क्या कहते हैं दिल है। चलिए इसके टुकड़े करके समझते हैं। C का मतलब है कुल खर्च और Y का मतलब है कुल आमदनी। ठीक है। असली जादू A और B में है। पहले A को लेते हैं, इसे कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन? सोचिए, अगर किसी की आमदनी बिल्कुल शून्य हो जाए तब भी उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा। खाने पर या घर के छोटे मोटे खर्चों पर? बिल्कुल। वो शायद उधार ले या अपनी पुरानी बचत तोड़े। ये जो शून्य आमदनी पर होने वाला जरूरी खर्च है, इसी को ए कहते हैं। ये वो न्यूनतम खर्च है जो आमदनी पर निर्भर नहीं करता। ये कुछ वैसा ही है जैसे कॉलेज के दिनों में होता था। आमदनी शून्य थी, लेकिन दोस्तों के साथ चाय समोसे का खर्च तो होता ही था, भले ही वो पैसे घर से आए हों या किसी दोस्त से उधार लिए हों। बिल्कुल सही उदाहरण है।
तो फिर इस फॉर्मूले में बी क्या है? बी क्या है? बी वही है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, एमपीसी। ये बताता है कि आमदनी का वो कौन सा हिस्सा है जो खर्च को सीधे सीधे प्रभावित करता है। तो बीवाई को हम कहते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन मतलब वो खर्च जो आमदनी से इंड्यूस होता है। हाँ, आमदनी बढ़ने पर बढ़ता है और आमदनी घटने पर घटता है। तो पूरा फॉर्मूला हुआ, टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू मिनिमम सर्वाइवल स्पेंडिंग ए प्लस इनकम डिपेंडेंट स्पेंडिंग बीवाई। वाह, तो इस एक लाइन में पूरी कहानी कह दी। लेकिन इसका असल दुनिया में क्या मतलब है? इससे हमें क्या पता चलता है? इससे एक बहुत बड़ा नीतिगत सवाल जुड़ा है। अगर सरकार को अर्थव्यवस्था में जान फूकनी है और वो लोगों की जेब में पैसा डालना चाहती है, हाँ, तो टैक्स में छूट किसे देनी चाहिए? अमीर लोगों को या गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को? ये तो हमेशा बहस का मुद्दा रहता है। इस फॉर्मूले से इसका जवाब कैसे मिलता है? जवाब एनपीसी में छिपा है। कम आमदनी वाले व्यक्ति की जरूरतें ज्यादा होती हैं, इसलिए जब उसकी आमदनी थोड़ी सी भी बढ़ती है तो वो उसका बड़ा हिस्सा, लगभग पूरा, अपनी जरूरतों पर खर्च कर देता है। उसका एमपीसी बहुत ज्यादा होता है, शायद 0.9 या 0.95। बिल्कुल। वहीं एक अमीर व्यक्ति की ज्यादातर जरूरतें पहले से पूरी हो चुकी होती हैं। अगर उसे टैक्स कट से कुछ अतिरिक्त पैसा मिलता है तो वो उसका बड़ा हिस्सा बचा लेता है या कहीं और इन्वेस्ट कर देता है। सही, उसका एमपीसी कम होता है, शायद 0.4 या 0.5। इसलिए अगर मकसद बाजार में तुरंत डिमांड बढ़ाना है तो कम आमदनी वाले लोगों को दिया गया पैसा ज्यादा तेजी से घूमकर इकोनॉमी में वापस आता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला सरकार को इतने बड़े फैसले लेने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा खर्च करते हैं और एक हिस्सा बचाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस बची हुई रकम यानी सेविंग्स का क्या होता है? एक आदर्श दुनिया में ये सारी बचत बिजनेस के पास चली जानी चाहिए ताकि वो नया निवेश कर सकें। लेकिन क्या असल में ऐसा होता है? और यहीं से कहानी का दूसरा और शायद सबसे पेचीदा किरदार सामने आता है, इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन फिर भी काफी हद तक प्रिडिक्टेबल है, वो आमदनी पर निर्भर करता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा अस्थिर, अप्रत्याशित और एक मनोवैज्ञानिक चीज है। और केन्स के मुताबिक आर्थिक मंदी और तेजी का असली कारण कंजम्पशन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के व्यवहार में छिपा है। एक मिनट, यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब साफ कर लेते हैं। आम भाषा में तो हम इन्वेस्टमेंट का मतलब शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना समझते हैं। क्या यहाँ भी वही मतलब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्थशास्त्र में, खासकर इस संदर्भ में, इन्वेस्टमेंट का मतलब है रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट यानी अर्थव्यवस्था में नई भौतिक संपत्ति, फिजिकल कैपिटल जोड़ना, जैसे एक नई फैक्ट्री लगाना, नई मशीनें खरीदना, एक नया ऑफिस या घर बनाना, या सड़कों और पुलों का निर्माण करना। बिल्कुल, ये वो निवेश है जिससे सीधे तौर पर उत्पादन क्षमता और नौकरियां बढ़ती हैं। ठीक है, तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हम असल में नई चीजों के बनने की बात कर रहे हैं। तो जैसे कंजम्पशन के अलग अलग हिस्से थे, क्या इन्वेस्टमेंट के भी प्रकार होते हैं? हाँ, इसे समझने के लिए नोट्स में दो मुख्य तरीकों से बांटा गया है। पहला तो इस आधार पर कि निवेश कहाँ हो रहा है। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब मशीनें, उपकरण। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी नए घर। और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनियों का स्टॉक। लेकिन जो ज्यादा जरूरी वर्गीकरण है वो इस आधार पर है कि निवेश करने की वजह क्या है। वजह? हाँ, इस आधार पर ये दो तरह का होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस सुनने में थोड़े भारी शब्द हैं, इसका क्या मतलब है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो है जो सीधे सीधे आमदनी और डिमांड पर निर्भर करता है। सोचिए, अगर लोगों की आमदनी बढ़ रही है, वो ज्यादा कारें खरीद रहे हैं, तो कार बनाने वाली कंपनी को अपनी फैक्ट्री बड़ी करनी पड़ेगी। हाँ, नई मशीनें लगानी पड़ेंगी। ये निवेश इसलिए हुआ क्योंकि डिमांड बढ़ी थी, ये आमदनी से इंड्यूस्ड हुआ है। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आमदनी के मौजूदा स्तर से आजाद होता है। ये भविष्य की उम्मीदों, नई तकनीक के आने या सरकारी नीतियों की वजह से होता है। जैसे सरकार का कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? बिल्कुल, जैसे हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट बनाना या किसी कंपनी का एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने के लिए लैब बनाना। ये फैसले
इस पर निर्भर नहीं करते कि आज कितनी कारें बिक रही हैं, बल्कि इस पर कि भविष्य कैसा होगा। और केन्स का मानना था कि शॉर्ट रन में यही ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट ज्यादा जरूरी है। जी, अर्थव्यवस्था को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत। नोट्स में क्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र है। मुझे लगता है ये समझना जरूरी है। क्या इसका मतलब ये है कि कुछ निवेश सिर्फ पुरानी चीजों की जगह लेने के लिए होता है? बिल्कुल। हर साल कुछ मशीनें घिस जाती हैं, पुरानी पड़ जाती हैं, टूट फूट जाती हैं। इसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। डिप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है एक साल में हुआ कुल नया निवेश। लेकिन अगर इसमें से हम डेप्रिसिएशन की लागत को हटा दें तो जो बचेगा वो है नेट इन्वेस्टमेंट। तो असल में देश की तरक्की नेट इन्वेस्टमेंट से पता चलती है। हाँ, और ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई देश सिर्फ पुरानी मशीनों को बदलने पर ही पैसा खर्च कर रहा है तो उसका नेट इन्वेस्टमेंट शून्य है। वो बस अपनी जगह पे खड़ा है, आगे नहीं बढ़ रहा। इकोनॉमिक ग्रोथ की असली कहानी नेट इन्वेस्टमेंट से ही शुरू होती है, क्योंकि यही बताता है कि देश की उत्पादन क्षमता में असल में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, वो $1 मिलियन क्वेश्चन, बल्कि कहना चाहिए $1 करोड़ क्वेश्चन। एक बिजनेस का मालिक ये फैसला कैसे लेता है कि उसे एक नई फैक्ट्री में 10 करोड़ रुपए लगाने चाहिए या उस पैसे को बस बैंक में रखकर ब्याज कमाना चाहिए? केन्स के मुताबिक ये फैसला दो ताकतों के एक जंग पर निर्भर करता है। दो ताकतें। पहली ताकत है उस निवेश से भविष्य में होने वाले मुनाफे की उम्मीद, यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, और दूसरी ताकत है उस पैसे को उधार लेने या इस्तेमाल करने की लागत, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुनाफे की उम्मीद और ब्याज की दर, ये तो समझ आता है, सीधी सी बात है। बिल्कुल। सोचिए, आप एक बिजनेस चला रहे हैं। आपको एक नई मशीन लगानी है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। आप मन में हिसाब लगाते हैं कि ये मशीन अगले 10 सालों में मुझे कितना कमा कर देगी। ये आपकी उम्मीद है। दूसरी तरफ अगर आप ये 1 लाख रुपए बैंक में रखते तो आपको मान लीजिए 7% का ब्याज मिलता। तो अब ये सीधी सी लड़ाई है। अगर मशीन से होने वाला फायदा 7% से ज्यादा है तो आप निवेश करेंगे। सही। अगर कम है तो आप कहेंगे कि इससे अच्छा तो पैसा बैंक में ही पड़ा रहे। इसी अपेक्षित फायदे को केन्स ने कोई खास नाम दिया था ना? हाँ, केन्स ने इसे एक थोड़ा फैंसी नाम दिया, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या MEC। इसकी तकनीकी परिभाषा थोड़ी जटिल है, जो कहती है कि ये वो डिस्काउंट रेट है जो भविष्य के मुनाफे की प्रेजेंट वैल्यू को एसेट की लागत के बराबर कर दे। लेकिन इसका आसान मतलब वही है जो हमने अभी समझा। मतलब किसी नए निवेश से मुनाफे की अनुमानित दर। बिल्कुल। नोट्स में एक उदाहरण है, उसे समझते हैं। मान लीजिए एक मशीन की लागत 1 लाख रुपए है और उससे हर साल 5,000 रुपए का मुनाफा मिलने की उम्मीद है, तो उसका MEC हुआ 5%। ठीक है, 5%। अब अगर बाजार में ब्याज दर 3% है तो मशीन खरीदना फायदेमंद है, क्योंकि आप 3% पर उधार लेकर 5% कमा सकते हैं। सही बात है। लेकिन अगर ब्याज दर 6% हो जाए तो कोई भी 6% पर उधार लेकर 5% कमाने के लिए ये सिरदर्द नहीं पालेगा, वो निवेश नहीं करेगा। इसका मतलब ब्याज दर जितनी कम होगी उतने ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स फायदेमंद लगेंगे और उतना ही ज्यादा निवेश होगा। बिल्कुल। और इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व का स्लोप नीचे की ओर होता है। जैसे जैसे ब्याज दरें घटती हैं, निवेश की मांग बढ़ती है। और यही वजह है कि जब भी किसी देश की सरकार या सेंट्रल बैंक को इकोनॉमी में निवेश बढ़ाना होता है तो वो सबसे पहले ब्याज दरों को कम करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो क्या तस्वीर बनती है? हमने देखा कि कंजम्पशन यानी लोगों का खर्च काफी हद तक स्थिर और आमदनी से जुड़ा हुआ है। ये अर्थव्यवस्था का एक मजबूत प्रिडिक्टेबल हिस्सा है। हाँ। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही चंचल और भावनात्मक फैसला है जो भविष्य के अनुमानित मुनाफे मतलब MEC और उधार की लागत यानी इंटरेस्ट रेट के बीच एक नाजुक संतुलन पर टिका है। सही। और ये दोनों फंक्शंस, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, मिलकर ही किसी भी इकोनॉमी की कुल मांग यानी एग्रीगेट डिमांड की नींव रखते हैं। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। नोट्स में बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट पर बिजनेस क्लास के ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म यानी भविष्य को लेकर उनकी उम्मीदों और डर का बहुत गहरा असर पड़ता है। अच्छा। केन्स ने इसके लिए एक बहुत ही मजेदार शब्द इस्तेमाल किया था, एनिमल स्पिरिट्स। हाँ, उनका कहना था कि बड़े बड़े निवेश के फैसले सिर्फ ठंडे गणितीय हिसाब किताब से नहीं लिए जाते। उनमें एक तरह का जोश, एक गट फीलिंग और कभी-कभी भेड़चाल भी शामिल होती है।
ये एनिमल स्पिरिट्स तो हम सब ने देखी हैं। जब शेयर बाजार चढ़ रहा होता है तो हर कोई पैसा लगाना चाहता है, भले ही फंडामेंटल्स वही हो। और जब बाजार गिरता है तो अच्छी कंपनी के शेयर भी लोग डर के मारे बेचने लगते हैं। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं, उम्मीद और डर का खेल है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस अनिश्चित दुनिया में, जहां टेक्नोलॉजी, नीतियां और वैश्विक घटनाएं इतनी तेजी से बदल रही हैं, क्या हम इन एनिमल स्पिरिट्स को कभी पूरी तरह समझ सकते हैं या उनका अनुमान लगा सकते हैं? और अगर नहीं, तो एक स्थिर और मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की हमारी कोशिशों के लिए इसका क्या मतलब है?